हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 में साइंस चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक प्रकार की जो है क्या है गतियाँ निरंतर होती रहती है। यानी हम हर एक एक्टिविटी करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं तो क्या है अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होती है जो है गति हमारे शरीर में होती रहती हैं। जैसे पहला यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो हमारी आँखों की पलकें होती हैं वो क्या होती हैं समय समय पर झपकती रहती हैं। और हम जब श्वास लेते हैं तो भी क्या होता है शरीर में एक प्रकार की गति होती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके पास शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरण आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। ठीक है, तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसी स्थान पर रहे हुए कोई भी भाग, जैसे कि आपका दोस्त ने बुलाया तो आप क्या करेंगे, उसे मुड़कर देखेंगे तो उसमें आपका जो सिर है वो गति करता है। आप लिखते हैं तो लिखते टाइम क्या होता है, जो हाथ में आप कलम पकड़ते हैं तो वो हाथ गति करता है जिसके द्वारा आप लिख सकते हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में क्या करें, चल कर जाते हैं। ठीक है, आप चलकर दौड़कर या कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। ठीक है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। यहाँ पर आपको सारणी 8.1 जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, यानी कैसे जाते हैं, किस प्रकार जाते हैं। यहाँ पर सारणी में देखिए जंतु के नाम दिए गए हैं, गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट और मछली। गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग जो भाग होता है शरीर का, कौन से भाग द्वारा वो गमन करते हैं और जंतु कैसे गमन करते हैं उनका प्रकार, यानी यहाँ पर दिया है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे गाय का। तो गाय अपना कौन सा अंग, कौन सा भाग जो है शरीर का उपयोग करता है गमन के लिए, तो यहाँ पर दिया गया है पैर। ठीक है, तो पैर द्वारा वो गमन करता है। किस प्रकार से चलती है। ठीक है, गाय चलती है, पैर द्वारा चलती है, तब जाके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाती है। अब दूसरा दिया गया है मनुष्य। मनुष्य भी क्या है, पैरों द्वारा ही गमन करता है। वो चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। यहाँ इसी प्रकार सांप का दिया गया है। सांप भी क्या है, संपूर्ण शरीर, उसका पूरा शरीर जो होता है वो पूरे शरीर का उपयोग करके वो दूसरे स्थान तक जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी रेंग कर। इसी प्रकार जो पंक्षी होते हैं, पंक्षी क्या करते हैं, अपना जो पंख होता है पंख से उड़कर, ठीक है, उड़कर या फिर पैरों से चलते भी हैं। नीचे ज़मीन पर जब होते हैं तो पैरों से चलकर, आसमान में क्या होता है पंखों द्वारा उड़कर जो है गमन करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, चलकर या उड़कर। इसी तरह से बाकी जो है आपको सारणी में फिलअप करना। आगे देखेंगे, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। अब देखिए विविधता, जैसे कि जिस प्रकार से हमारा बताया, मनुष्य का बताया गया है कि मनुष्य चलकर, दौड़कर या कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, बल्कि जबकि जो सांप है वो रेंग कर जाता है, पक्षी है जो उड़ कर जाता है। तो ये विविधता क्यों है, क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 8.1 देखते हैं, मानव शरीर और इसकी जो गतियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें।
क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है पीठ के बल? ठीक है, तो आप घुमाएंगे तो क्या होगा, कंधा क्या है आपका, जो कंधा है हाथ के साथ साथ वो भी गति करेगा। पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपके अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? ठीक है, तो हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर की विभिन्न हिस्सों में गति करने का प्रयास कीजिए। एक जो प्रेक्षण है उसको आपको सारणी 8.2 में नोट करने रहेंगे। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल क्या कर सकते हैं, एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के जो हैं कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? देखिए क्रियाकलाप 1 दिया है। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाए अनुसार ठीक है स्थिति में रखिए, जिससे आपकी जो कोहनी के पैमाने में मध्य रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक स्थान बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? देखिए इस प्रकार से चित्र 8.1, क्या आप अपनी भुजा मोड़ पाते हैं? इस तरह से आप देखिए, इस तरह से किया जाएगा तो क्या है, अपनी जो कोने की जो भुजाएं हैं आप मोड़ पाएंगे? तो नहीं मोड़ पाएंगे। यहाँ पे सारणी 8.2 दिया गया है, हमारे शरीर में गतियाँ, ये आपको सारणी भर लेनी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि दो हिस्से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन, ये सब क्या है, हमारे दो हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये जो भाग हैं ये हम क्या है, मोड़ या घुमा सकते हैं। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे कि ये जो कोहनी का भाग है, कंधा है, ये गर्दन है, ये सब क्या है, हमारी संधि है, जॉइंट है। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? तो नहीं होता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? चलिए आगे पढ़ते हैं। अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली एवं पानांगुलियों को दबाइए। क्या आपके ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी जो अंगुलियां हैं किसी कठोर वस्तु को दबा रही हैं? ये कठोर जो संरचनाएं हैं क्या है, अस्थियां हैं। इन अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार जो है हमारे शरीर में प्रत्येक हिस्से क्या होते हैं, अनेक अस्थियां होती हैं। हम अपने जो है शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की जो गतियों के लिए क्या है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। ठीक है, तो अनेक प्रकार की जो संधियां होती है वो क्या है, विभिन्न गतिविधियां और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए होती है। आइए उनके लिए हम कुछ बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। देखिए कद्नु खलिका संधि, क्रियाकलाप 2 दिया गया आपको। कागज की एक पट्टी को एक बेलन यानी सिलेंडर आकार में होते हैं बेलन, तो जो है बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके यानी किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में आपको ऊपर चित्र दिया गया है उसमें आपको दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन
को गेंद पर चिपका सकते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र 8.2 में कद्दुक खलिका संधि बनाइए। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये आपको कागज़ का बेलन इस प्रकार से बनाया है, उसके बाद उसके ऊपर गेंद लगा दी गई है और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे कटोरी। इस तरह से आप जो है कद्दुक खलिका संधि बना सकते हैं। अब देखेंगे गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज़ का जो बेलन है, बेलन भी घूमता है? आप कल्पना कीजिए कि कागज़ का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका क्या है, सिरा है, एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गृहिका में धंसा हुआ है। चित्र 8.3 में दर्शाया गया है नीचे। इस प्रकार की संधि जो है सभी दिशाओं में क्या होती है, गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। यहाँ पे चित्र 8.3 में कद्दुक खलिका संधि, यहाँ पे देखिए जो है कद्दुक खलिका संधि दी गई है आपको यहाँ पर, और नीचे की ओर यहाँ पे दिए गए हैं जांघ की अस्थि और यहाँ पे श्रोणी अस्थि। अब देखेंगे धुराग्र संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। चित्र 8.4 में दिया गया है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कद्दुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। यहाँ पे देखिए 8.4 में जो है ये जो हमारा सिर का भाग है और ये हमारे गर्दन का भाग है, यहाँ पे क्या है हमारी जो है धुराग्र संधि होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे हमको दिया गया है हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके जो कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए, यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। ठीक है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। क्रियाकलाप 3 देखते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का बेलन यानी सिलेंडर आकार में बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में आपको दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसके इस प्रकार से आपको मोड़ना है कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा गया जो है पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कद्दुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। यहाँ चित्र 8.5 में देखिए हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। यहाँ पे चित्र 8.6 में घुटने की जो है हिंज संधि आपको दी गई है इस प्रकार से। अब देखेंगे जो कुछ हमने बनाया था वह क्या है, एक हिंज से भिन्न है। वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज क्या है, एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज यानी कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे ही क्या है, एक ही दिशा में गति हो सकती है, यानी कि आगे और पीछे ही कर सकते हैं। आप चारों दिशाओं में उसको घुमा नहीं सकते। चित्र 8.6 में दिया गया है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अब देखिए हमारा नेक्स्ट है अचल संधि। हमारे सिर की जो अस्थियों के बीच में कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां जो है इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को क्या कहते हैं, अचल संधि कहते हैं। जो संधियाँ क्या है, हिल नहीं सकती अर्थात कि वो अचल होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अचल संधि कहलाती हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी
जो जबड़े हैं एवं कपाल के मध्य क्या है, आपकी अचल संधि है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के जो मध्य का भाग होता है जो है वो क्या कहें, आपका अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं, ठीक है, जो है जिसे कंकाल कहते हैं। चित्र 8.7 में आपको कंकाल का चित्र यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे देखिए मानव कंकाल, इस प्रकार से मानव कंकाल आपने देखा होगा, फिर भी यहाँ पे चित्र आपको दिया गया है। अब देखेंगे हम कैसे जानते हैं कि यह जो है मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी जो संख्या आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे से, चित्र से हमें शरीर की सभी जो कठोर अस्थियों की जो है आकृतियों के बारे में क्या होता है, पता चलता है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर जो चिकित्सक होते हैं क्या कराते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों की हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त हो। यानी कि एक्सरे कराकर ये देखा जाता है कि जो भी कोई अगर आपकी कोई भी हड्डियां हैं या कोई भी अस्थियां हैं क्या है मतलब टूटी नहीं है, वो सब देखने के क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। उसकी कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी जानकारी के लिए भी क्या किया जाता है, डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र 8.8 में आपको टखने एवं घुटने की जो है संधियों के एक्सरे के चित्र यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इस प्रकार से एक्सरे होते हैं। अपनी अंगुलियों को जो है मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें से अनेक अस्थियां हैं? चित्र 8.9 में क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए हाथ की अस्थियां दी गई हैं आपको इस प्रकार से। क्रियाकलाप 4 देखेंगे। क्रियाकलाप 4 में देखिए गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाइए। अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए जिससे पसली यानी वक्ष की जो अस्थियां हैं को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। किसकी रचना करती है? बक्सा, मतलब बॉक्स टाइप जो है आपको फिगर दिखता है। इस शंकुरूपी बक्से को क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। जो शंकुरूपी बक्सा होता है इसे क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ क्या होती हैं? 12 पसलियाँ होती हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो वक्ष होता है उसके दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं और हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, किसमें? इन पसलियों में। यहाँ पे देखिए चित्र 8.10 में आपको पसली पिंजर इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से हमारे शरीर में पसली पिंजर होता है। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियां छूने को कहिए। ठीक है, तो क्या ये चिकनी, समतल एवं अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र को गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके जो द्वारा अनुभव है उसकी कोई संरचना क्या है? मेरुदंड है, यानी कि छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिससे क्या है? कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुका।
अब मेरुदंड देखिए, इसमें 33 क्या है, केसुरिका क से रुकाएं का बना होता है। कितनी? 33। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ देखिए आपको चित्र 8.11 मेरुदंड का चित्र यहाँ पे आपको दिया गया है इस प्रकार से। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर जो है हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए, उससे कहिए कि अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधे को समीप से उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगे? ठीक है, तो ऐसा करने पर जो है उसकी जो है जो अस्थियां क्या होगी, थोड़ा ऊपर की ओर उभरी हुई दिखाई देंगी। इन्हें कंधों की अस्थियां कहते हैं। चित्र 8.12 में देखिए, इस प्रकार से देखिए कंधे की अस्थियां जो हैं आपको इस तरह से उभरी हुई दिखाई देंगी। अब चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। यहाँ पे देखिए श्रोणी अस्थियां, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। चित्र 8.14 में दर्शाया गया है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग यानी मस्तिष्क को परिबद्ध करके उनकी सुरक्षा करते हैं। हमने अपने कंकाल की उसमें देखिए यहाँ पे मानव खोपड़ी, ठीक है, बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी जो हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते और उन्हें जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। ठीक है, क्या है, जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें क्या है मोड़ा जा सकता है वो क्या कहलाता है, उपास्थि। अब आगे देखेंगे, अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? चित्र 8.15 यहाँ पे देखिए, कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। और 8.16 कर्णपाली, देखिए ऊपर की ओर क्या है, यहाँ पर उपास्थि होती है और नीचे की ओर देखिए यहाँ पे क्या होता है, कर्णपाली। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर जो है कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? चित्र 8.16 में क्या आपको ऐसा लगा कि कान का जो ऊपरी भाग है वो उतना लचीला नहीं है जितना कि उसकी जो है कर्णपाली, ठीक है, परंतु यह अस्थि जैसा भी कठोर नहीं है, ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल में अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख आपको बनाना है। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी जो है सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करके योग्य कौन बनाता है, आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे चित्र 8.17 में अस्थि को प्रदान करने वाली दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। चित्र 8.17 देख लीजिए ध्यान से जरा। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको ऊपरी जो है उभरा हुआ जो भाग आपको दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं। संकुचित यानी लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां क्या होती हैं, उभर जाती हैं यानी ऊपर की ओर उठ जाती हैं।
जब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में, जो पहले जैसी स्थिति थी नॉर्मल स्थिति में आप लाएंगे तो पेशियों का क्या होता है, क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? तो चलते अथवा भागते समय अपने जो पैरों की पेशियां भी इसी प्रकार की होती है, संकुचन आप देख पाएंगे। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी क्या है? शिथिल, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ता अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। चित्र 8.17 में जिस प्रकार से आपको दिया गया है, क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुआ अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का क्या है अब हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, हमने मनुष्य के बारे में कर लिया, हमने अध्ययन कर लिया उनकी अस्थियां उपास्थियां, उनके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब हम 8.2 अब जंतुओं के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। 8.2 में जंतुओं की चाल, पहले आपको सबसे पहले दिया गया है केंचुआ। क्रियाकलाप 5, बगीचे में चलते हुए एक केंचुआ का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सॉक यानी फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। चित्र 8.18 में जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से। इसके पश्चात केंचुआ को एक कांच की पट्टी, टुकड़े या टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों पर में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? देखिए यहाँ पर केंचुए की गति का चित्र आपको दिया गया है। केंचुए का शरीर एक दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें क्या होती है? पेशियां होती हैं। उसमें केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु क्या होती है? पेशियां होती है। इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा क्या करता है? अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पक्ष भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रकार बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इससे जो है इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन में किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म बाल जैसी आकृति होती है। यह सूक्ष्म पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक्ष्म मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को है फायदा होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे घोंघा। क्रियाकलाप 6, किसी बगीचे में घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपके इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? चित्र 8.19 में आपको दिया गया है। इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचा जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठा कर जो है कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का आपको प्रेक्षण नोट करना है। यहाँ पे देखिए चित्र 8.19 में घोंघे का चित्र दिया गया इस प्रकार से होता है। आगे देखेंगे कवच का
छेद खुलने पर आपने उसके एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा। मोटी संरचना उसका पाद यानी जो पैर जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को गति एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद यानी पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे का गति कीचुए की गति से तीव्र अथवा धीमी है। अब तिल चट्टा के बारे में देखेंगे। क्रियाकलाप 7, किसी कोकरेज यानी तिल चट्टा का परीक्षण कीजिए। 8.20 में चित्र दिया गया है। तिल चट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी क्या है, उड़ता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। इस प्रकार क्या है, जो तिल चट्टा है वो गति करता है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिल चट्टे में विशिष्ट क्या है, पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें क्या है, चलने में सहायता प्रदान करती हैं। वक्ष की पेशियां जो है तिल चट्टे के उड़ने के बाद उसमें क्या होती है, पैरों को गति देती हैं। अब पक्षियों के बारे में जान लें कुछ। क्रियाकलाप 8 देखेंगे। क्रियाकलाप 8 में पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी हैं जो क्या है, जल में तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि क्या है, उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी जो अस्थियां होती है क्या है, वायु में प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी जो अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पक्ष भाग जो होता है, पैर की जो अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की पक्षियां अस्थियां जो हैं, जो अग्रभाग की अस्थियां हैं, रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता होती है। चित्र 8.21 में आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको 8.21 में पंछी का कंकाल इस प्रकार से दिया गया है। अब हम मछलियों के बारे में जानें। क्रियाकलाप 9 देखें। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। चित्र 8.22 ए में सिर्फ दिया गया है। क्या यह जल आगे की ओर तेजी से जाती है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी और से जल में जाए। चित्र 8.22 बी में दर्शानुसार क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है। 8.23 में मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा क्या होता है, पतला और बहुत ही नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। जो उनके मछली की जो शरीर की आकृतियाँ वो क्या है, धारा रेखीय कहलाती है। यहाँ पे चित्र में देखेंगे आप 8.23 मछलियों का चित्र दिया गया है। अब देखिए इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर क्या है, निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का जो कंकाल है वो दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में इसकी सहायता करते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र 8.24 में मछली की गति इस प्रकार से आपको क्रम वाइज दिया गया है। यहाँ पे मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब देखिए सर्प कैसे चलते हैं।
क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या ये सीधा चलता है? 8.25 में दर्शाया गया आपको कि सर्प का जो मेरुदंड है वो क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो शरीर की पेशियाँ शीर्ण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। पेशियाँ जो है मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और जो प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं की गति करने वाली अस्थियां पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली एवं बूझों ने पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? ये विशेष उन जंतुओं की विशेष गति के में किस प्रकार सहायता करते हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं हैं और विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? ये सभी प्रकार के जो है सवाल हैं। इनके अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया और हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। यहाँ देखिए, बेहतर जीवन के लिए योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे भी हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी नोट में लिखने हैं। देखिए, यहाँ पर पहला आपको दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति, सेकंड में आपको सही गलत दिए गए हैं। फिर आपको कॉलम ए कॉलम 2 से आपको कथन जोड़ने हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 में आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर शरीर में गति कंप्लीट होता है। थैंक यू।